हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोग की कृपा दृष्टि से हम लोग भी अच्छे ही हैं। जस्ट पिछला लेक्चर में हम लोग 12th क्लास के रे ऑप्टिक्स में बहुत सारा टॉपिक प्रिज्म से संबंधित हम लोग पढ़ लिए थे। दृष्टि दोष क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या कारण है, निवारण है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है, सारा हम लोग पढ़ लिए थे। मोतिया बिंद के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। प्लस में बहुत सारा फॉर्मूला हम लोग ड्रॉ भी कर लिए थे। आज के क्लास में हम लोग का जो 2 नंबर के लिए एग्जाम के लिए 2 नंबर में आता है जो क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। हिंदी में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलेंगे और इंग्लिश में डिसपर्सन ऑफ लाइट बोलेंगे। बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा किसका वर्ण विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है, किसका कम होता है। आगे देखिए बाबू, दूसरा टॉपिक हम लोग का स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम से भी खूब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध वर्णपट पर उपस्थित रंग है। तो चलिए स्पेक्ट्रम हम पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम के बारे में, मतलब कि वर्णपट के प्रकार के बारे में। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हिंदी में पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाबू रेले लॉ, यानी रेले के नियम के बारे में। नाम सुनने से ही पता चल गया VVIA बोर्ड के एग्जाम के लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे बाबू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, हिंदी में क्या पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़कर चलेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड प्लेनेट। हिंदी में क्या बोलेंगे बाबू तारे और ग्रह में क्या अंतर है। 2 नंबर के एग्जाम में बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछ देता है। मतलब आज के क्लास में आप लोगों का 2 नंबरीय क्वेश्चन 4 से 5 को VVIA और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे हम लोग लास्ट में देखेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग अपना टॉपिक देखते हैं। देखिएगा, देखिए पहला टॉपिक नाम है बाबू डिसपर्सन ऑफ लाइट। हिंदी में क्या पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जो नाम वर्ण विक्षेपण है ना, ये में इसमें 2 शब्द है। एक का नाम है वर्ण और दूसरा का नाम क्या है विक्षेपण। बाबू वर्ण का मतलब होता है रंग, वर्ण मतलब रंग, और विक्षेपण का मतलब होता है टूटना। विक्षेपण मतलब टूटना, यानी रंगों का टूटना। तो कोई भी रंग कब टूटेगा, तो इसके लिए हम एक प्रिज्म ले लेते हैं। और आप लोगों को जस्ट पिछले क्लास में बताए थे कि प्रिज्म सबसे पहले 1665 ईस्वी में न्यूटन के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बाबू, न्यूटन के द्वारा बनाया गया था। ये चेक करने के लिए कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं कि वह प्रिज्म के 7 रंग होते हैं, इसी के दौरान वह प्रिज्म बनाया गया था। याद रखिएगा। तो पहला जो हम लोग का टॉपिक है इसका नाम है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसके लिए सबसे पहले एक फिगर हम लोग बना लेते हैं। ये है प्रिज्म, और आप लोगों को बताए थे कि जो प्रिज्म होता है ना, 3D में ही बनाया जा सकता है। इसीलिए हम लोग बोर्ड पर ना अगर प्रिज्म को बनाते हैं तो त्रिभुज के जैसा बनाएंगे, क्योंकि 3D में बोर्ड पर तो बनाया जाएगा नहीं। तो इसलिए हम प्रिज्म का एक नमूना बना करके त्रिभुज के जैसा एक नमूना बनाएंगे और उसको हम लोग प्रिज्म में समझेंगे। सबसे पहले क्रम हम लोग एक टॉर्च ले लेते हैं। ये प्रिज्म हो गया बाबू। सबसे पहले हम लोग टॉर्च ले लेते हैं और इस टॉर्च से प्रकाश की किरणों को प्रिज्म में गुजारते हैं। जैसे ही प्रिज्म में प्रकाश की किरणों को गुजारिएगा तब प्रिज्म का एक नेचर है, ये प्रकाश की किरण जैसे ही अंदर प्रवेश करती है तो आधार की ओर मुड़ जाता है। किधर मुड़ जाता है बाबू, आधार की ओर मुड़ जाता है। रुकेगा, आधार की ओर मुड़ जाता है। और जैसे ही आधार की ओर मुड़ जाएगा तो आधार की ओर मुड़ने के बाद से ये प्रकाश की किरण आप लोग जानते हैं सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ये सारे प्रकाश की किरण 7 रंगों में टूट जाता है। आधार की ओर मुड़ जाएगा और 7 रंगों में टूट जाएगा। तो इन 7 रंगों को आइए हम लोग दर्शा दें। इसको जानना चाहिए था सीधा, लेकिन आप लोग जानते हैं माध्यम चेंज हो गया। ये है हवा माध्यम, जिसको हम विरल माध्यम बोलते हैं। ये चूंकि प्रिज्म कांच का बना होता है इसलिए हम सघन माध्यम बोलते हैं। इसीलिए जैसे ही प्रकाश की किरण प्रिज्म में प्रवेश करेगी तो चूंकि माध्यम बदल गया, और माध्यम बदलने से प्रकाश के चाल में कौन सी होता है, परिवर्तन होता है, तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। इसलिए अभी बाबू सीधा ना जा करके ये आधार की ओर कौन सी हो जाएगा, मुड़ जाएगा और ये 7 रंगों में टूट जाएगा। जैसे ये 1 हो गया, ये समझिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया बाबू 7। ये 7 रंगों में टूट जाता है बाबू। ये प्रकाश की जो किरणें हैं ये 7 रंगों में टूट जाती है। अब यदि इसको आपको देखना है कि ये 7 रंग कौन कौन होते हैं तो इसके पीछे का पर्दा लगाना पड़ेगा।
इसके पीछे का पर्दा लगा दीजिए, तीर तीर से मार दीजिए, इससे ये पता चलेगा कि प्रकाश की किरणें 7 रंगों में टूटी है। जैसे ही इसे प्रिज्म का नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बाबू बी, इसका हम क्या देते हैं सी देते हैं। जैसे ही प्रकाश की किरणें प्रिज्म में पहुंचेगी तो ये 7 रंगों में टूट जाती है। तब प्रिज्म में जब प्रकाश की किरणें पहुंचेगी तो उसके अपने रंगों में टूटने की घटना को डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। कौन सी कहते हैं बाबू? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। प्रिज्म एक माध्यम है जो प्रकाश की किरणों को तोड़ने का काम करता है। जैसे ही सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर के गुजारा जाता है तो प्रकाश होता है 7 रंगों में टूट जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। कौन से बोलेंगे इसको? वर्ण विक्षेपण कहेंगे। यदि हमसे पूछ लिया जाए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, तो बोलिएगा जब सूर्य के प्रकाश को या प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर के गुजारा जाता है तब प्रिज्म से होकर के गुजरने पर प्रकाश की किरणें 7 रंगों में टूट जाती है। तब प्रकाश का 7 रंगों में टूटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब ये हमको देखना है कि जो 7 रंग टूटा है, ये 7 रंग कौन कौन है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पीछे ना एक पर्दा लगा देंगे। कुछ लगा देंगे बाबू? एक पर्दा लगा देंगे। इस पर्दा पर 7 रंगों को हम लोग उतारेंगे। चलिए हम लोग एक पर्दा लगा देते हैं। अब सीधी सी बात है, देखिएगा ये रहा विरल माध्यम हवा, ये हवा हो गया बाबू। जैसे यह हवा हो गया तो हवा विरल माध्यम हो गया। प्रकाश की किरणें प्रिज्म में पहुंची तो यहाँ पर जानते हैं सघन माध्यम हो गया। यहाँ पर जाती है तो यह अभिलंब की ओर पहुंच जाती है, मुड़ जाती है। यहाँ पर अभिलंब है तो अभिलंब की ओर पहुंच जाती है, झुक जाती है। और जैसे ही फिर से ये विरल माध्यम से हवा माध्यम में जाएगी तो फिर से अभिलंब काफी दूर भागेगी। तो अभिलंब काफी दूर भागेगी तो फिर से एक के इन 7 रंगों को दर्शाने के लिए एक जस्ट नजदीक नैनोमीटर में, मिलीमीटर में, पिकोमीटर में ये प्रिज्म को जस्ट सटली एक पतला सा एक पर्दा लगा देता है जिसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। कौन सी बोलते हैं बाबू? स्पेक्ट्रम। जैसे ही 7 रंगों को जैसे एक पर आप गुजारिएगा, देखिए 1 2 यहाँ पर 3 डाल देते हैं, 3 4 5 6, आइए हो गया बाबू आप लोगों का 7। ये जैसे ही 7 रंगों की पर गुजारिएगा तो 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त हो जाएगा। जैसे ये हो गया पहला रंग, ये हो गया दूसरा रंग, ये हो गया तीसरा रंग। चलते चलते बता दीजिए कि स्पेक्ट्रम पर सबसे ऊपर वाला रंग कौन सा रंग होता है? अब 10th में थोड़ा बहुत पढ़े हैं। कौन सा रंग होता है बाबू? लाल रंग होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये बाबू स्पेक्ट्रम हो गया। अब स्पेक्ट्रम किसे कहा जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, खूब नहीं सुनिए, तेजी से मारिए। 1 2 एक और बचल है, तेकरा भी मिला दीजिए। कौ रंग होता है? 7 गो। एक और बचल है तो इसको भी मिलाइए। कौ रंग हो गया बाबू? 7 गो हो गया। चलिए ये 7 गो रंग हो गया। अब परिभाषा ना हम लोग बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, खूब बढ़िया से सुनिएगा। देखिएगा सबसे पहले स्पेक्ट्रम बनाने वाला साइंटिस्ट का नाम था न्यूटन। प्रिज्म बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम था न्यूटन। एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही 1665 ईस्वी में प्रिज्म बनाया था उसने। एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले प्रिज्म के साथ साथ स्पेक्ट्रम बनाया था। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है बाबू? तो स्पेक्ट्रम एक पर्दा होता है। स्पेक्ट्रम एक पर्दा होता है जो प्रिज्म के जस्ट पीछे लगाया गया होता है। और जैसे ही प्रिज्म से प्रकाश की किरणों को गुजारा जाता है तो ये प्रकाश की किरणें जैसे ही प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो यहाँ पर आकर के 7 रंगों में टूट जाती है। इन 7 टूटे हुए रंगों को अगर हमको देखना है कि कौन कौन सा रंग होते हैं तब प्रिज्म के जस्ट पीछे एक हम पर्दा लगा देते हैं। इस पर्दा पर 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त हो जाता है बाबू। इस रंगीन पट्टी को या पर्दा को या स्क्रीन को हम स्पेक्ट्रम बोलेंगे। कुछ बोलेंगे, इसका नाम देखिए वर्ण पट। वर्ण पट, वर्ण मतलब रंग, अभी होता है वर्ण मतलब रंग, पट मतलब पर्दा। एक ऐसा पर्दा जो प्रिज्म से होकर के गुजरने वाली 7 प्रकाश की किरणों को एक पर्दे पर उतारा जाता है। तो जिस पर्दे पर प्रिज्म से टूटे हुए 7 रंगों को दर्शाया जाता है, गुजारा जाता है या ओकरा पर गुजारा जाता है तो ओकरा हम कौन बोलेंगे? स्पेक्ट्रम बोलेंगे। स्पेक्ट्रम में 7 गो रंग होता है बाबू। निचला जो सबसे रंग होता है ना, आप लोग जानते हैं कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है वो बहुत कम पसरता है। ये कौन बताया था बाबू? रेले बताया था। जस्ट पिछला हम लोग चैप्टर में जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें हम लोग ये पढ़ लेते बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। तो अब बताइए सबसे ज्यादा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। तो जैसे ही प्रिज्म से होकर के गुजरेगा तो फिर से पहला वाला माध्यम मिल जाएगा
जाएगा, मतलब विरल माध्यम मिल जाएगा, इसीलिए हड़हड़ा के भागेगा। जब सबसे पहले हड़हड़ा के भागेगा तो सबसे पहले स्पेक्ट्रम पर कौन सा रंग पहुंचेगा, लाल रंग पहुंचेगा, इसीलिए सबसे ऊपर जो स्पेक्ट्रम पर लाल रंग होता है, कौन रंग होता है बाबू, लाल रंग। और सबसे नीचे कौन सा होगा बाबू, बैगनी रंग होगा। तो इसका ट्रिक भी आप लोग पढ़ लिए थे, VIBGYOR, याद है, इसको आप लोग क्या पढ़ते थे, भीब गयोर पढ़ते थे, भीब गयोर, भीब गयोर एक करके आप लोग पढ़ते थे। भीब गयोर का मतलब होता है बैजानीहती नाला, याद है, ठीक है बाबू। यहाँ पर इन सातों रंगों को अगर हम लोग गौर से देखें तो यहाँ पर एक रंग जो बन रहा है ये है भी, आगे बन रहा है IBGYO, यहाँ पर क्या बन रहा है बाबू, आर, भीब गयोर बन रहा है। तो यहाँ पर भी का मतलब होता है बाबू वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी, यहाँ पर हो गया बैगनी, बैगनी, बैगनी हो गया। आगे देखिए, आई मतलब क्या होता है बता दीजिए, इंडिगो, इंडिगो मतलब जा मतलब जामुनी, ये जामुनी हो गया। आगे देखिए बाबू, बी का मतलब क्या होता है, बैजानी, है ना, नी मने ब्लू, ब्लू मतलब नीला, ये हो गया बाबू नीला। आगे देखिएगा, ब्लू हो गया। जी मतलब ग्रीन, ग्रीन मीन्स हरा। आगे बताइए, वाई मतलब येलो, येलो मीन्स बाबू पीला, ये हो गया पीला। अब और सिखा मत लिख देना तो पीला हो जाएगा। आगे देखिए, ओ मतलब बाबू ऑरेंज, ऑरेंज मतलब बाबू हाँ नारंगी के कलर का, नारंगी। आर मतलब बाबू रेड, रेड मीन्स लाल। आप लोग जानते हैं इस पर 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त हो जाता है, जिसको हम लोग भीब गयोर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बाबू, भीब गयोर। ये 7 रंगों की पट्टी को हम ट्रिक से भीब गयोर पढ़ते हैं। और इसको हिंदी में आप लोग क्या पढ़ते थे सर जी, याद है आप लोगों, इसको हिंदी में आप लोग पढ़ते थे बैजानीहपीनाला। इसका ट्रिक क्या था बताइए, बताइए, बैजानीहपीनाला, याद रहेगा, ठीक है। अब एकदम शुरू शरीफी से अगर हमसे क्वेश्चन पूछे तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहेंगे, तो कान खोल कर सुनिएगा। जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर के गुजारा जाता है, तो प्रिज्म एक माध्यम होता है जो प्रकाश की किरणों को तोड़ने और जोड़ने का कार्य करता है। जैसे ही सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर के गुजारिएगा, तो प्रिज्म ना प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में तोड़ देता है। तो प्रिज्म के द्वारा जब प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में तोड़ा जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इन टूटे हुए 7 रंगों को एक प्रिज्म के जस्ट पीछे एक पर्दे पर दर्शाया जाता है, जिसके चलते इस पर्दे पर 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त हो जाता है। इस पर्दा को वर्णपट, वर्णक्रम क्रम या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो स्पेक्ट्रम जो होता है ना बाबू, वह प्रिज्म के जस्ट सटले रखा जाता है, बहुत कम दूरी पर, नैनोमीटर पिकोमीटर डिस्टेंस पर रखा जाता है। जितना प्रिज्म ये 7 रंगों को तोड़ता है, 7 रंगों को एक प्रिज्म के जस्ट पीछे एक किस पर दर्शा देता है, स्पेक्ट्रम पर दर्शा देता है। तो जैसे ही सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, तो प्रिज्म ना प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में तोड़ देता है। तो इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इन टूटे हुए 7 रंगों को प्रिज्म के जस्ट पीछे एक पर्दे पर उतारा जाता है, जिसके चलते इस पर्दे पर 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त हो जाता है। इस पट्टी को या पर्दा को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। कैसे बोलते हैं बाबू, स्पेक्ट्रम। ये जो पर्दा होता है ना बाबू, यह 2 प्रकार का होता है। कई प्रकार के, 2 प्रकार के, ध्यान दीजिएगा। स्पेक्ट्रम जो होता है ना, यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले वाले स्पेक्ट्रम बोलते हैं, यहाँ पर देखिए स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का हो जाता है। एक वो बोलते हैं प्योर स्पेक्ट्रम, क्या पढ़ेंगे सर, प्योर स्पेक्ट्रम। हिंदी में क्या पढ़ेंगे, शुद्ध वर्णपट। क्या पढ़ेंगे, शुद्ध वर्णपट। और दूसरा वाले को बोलते हैं बाबू, ध्यान देना है बाबू, दूसरे वाले को बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं इम्प्योर, इम्प्योर स्पेक्ट्रम। हिंदी में क्या पढ़ेंगे, अशुद्ध वर्णपट। क्या पढ़ेंगे सर, अशुद्ध वर्णपट। तो शुद्ध वर्णपट किसे कहिएगा, ध्यान दीजिए। 7 गो रंग को गुजारा जा रहा है ना, तो जिन 7 रंगों का आप गुजारिएगा, लेकिन जौन एक पर खूबे चटकार नजर आएगा। चटकार का मतलब होता है जो खूबे आंखों से बढ़िया से दिखाई दे, साफ साफ दिखाई दे, जो रंगीन दिखाई दे। तो जौन जौन रंग एक पर रंगीन दिखाई देगा, साफ साफ दिखाई देगा, चिकना दिखाई देगा, जिसको हम स्पष्ट रूप से पहचान पाएंगे, ऐसे वर्णपट को हम कहेंगे प्योर स्पेक्ट्रम, यानी शुद्ध वर्णपट
कहेंगे। कौन से कहेंगे बाबू? शुद्ध वर्णपट। अशुद्ध वर्णपट किसे कहिएगा? जितने प्रकाश की किरणों को गुजारिए, यहाँ पर प्रकाश की किरण 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी बनाई, लेकिन वो धुंधला दिखाई दे रही है, साफ साफ दिखाई नहीं दे रही। तो जिस वर्णपट पर प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश की किरणों को खूब साफ साफ चिकना और चमकीला देखा जा सकता है, रंगीन देखा जा सकता है, आराम से इन रंगों को पहचाना जा सकता है, तो उसको हम शुद्ध वर्णपट कहेंगे। यदि सही सही नहीं देखा जा सकता है, ये पूरा धुंधला दिखाई देता है, इन रंगों को बढ़िया से नहीं पहचाना जा सकता है, तो ऐसे वर्णपट को कौन सी बोलेंगे? अशुद्ध वर्णपट बोलेंगे। कौन सी बोलेंगे बाबू? अशुद्ध वर्णपट। तो याद रखिएगा, जो शुद्ध वर्णपट होता है ना, एक ऐसा वर्णपट होता है जब प्रिज्म से प्रकाश की किरणों को गुजारा जाता है तो 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। यदि इस वर्णपट पर प्राप्त 7 रंग को यदि आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि कौन कौन सा रंग है, तो समझ लीजिए वह शुद्ध वर्णपट है। कौन सा वर्णपट है? शुद्ध वर्णपट। यदि 7 गो रंग एक पर आपने गुजारा, आप एक इन रंगों को नहीं पहचान पा रहे हैं, बस आपको 7 रंगों की रंगीन पट्टी दिखाई दे रही है, लेकिन रंगों को आप नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन कौन सा रंग है, देखकर कहेंगे अशुद्ध वर्णपट। कौन से बोलेंगे बाबू? अशुद्ध वर्णपट। याद रखिएगा, थोड़ा सा और आगे आप लोगों को हम बता दें कि 3 गो रंग ऐसा होता है जिसका नाम है बाबू ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लू। क्यों नहीं सोती, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम थोड़ा ट्रिकली पढ़ाने वाले हैं। ग्रीन, रेड, ब्लू, जो हमेशा जो होता है ना प्योर स्पेक्ट्रम पर एकदम साफ साफ और पूरा तरह से चिकना दिखाई देता है, एक तरह का आराम से पहचाना जा सकता है। बाकी बाबू इस 7 गो रंगों में जो 4 गो रंग बच गया वह पूरा इम्प्योर स्पेक्ट्रम पर ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा शुद्ध वर्णपट पर कौन सा रंग सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? याद रखिए ग्रीन, रेड, ब्लू। इसका याद रखिएगा, ट्रिक बताते हैं। जी का हिंदी क्या होता है? ग। जी मतलब ग, आर मतलब र, यहाँ पर देखिए बी मतलब ब, यहाँ पर। तो यहाँ पर एक ट्रिक याद रखिएगा, गरीब। कौन सी ट्रिक याद रखिएगा सर? गरीब। गरीब। यह 3 गो रंग ऐसा रंग है जिसको हम लोग शुद्ध वर्णपट पर देख सकते हैं। याद रहेगा, शुद्ध वर्णपट पर कितने रंगों को आराम से देखा जा सकता है? 3 गो रंगों को। देखने के लिए तो सारा रंग दिखाई दीजिएगा, लेकिन सबसे साफ साफ कौन कौन दिखाई देता है? ग्रीन, रेड, ब्लू। याद रहेगा, बाकी 4 गो रंग बच गया। कौन रंग बाबू? 4 गो। इन 4 गो रंगों को न पहचानना बड़ी मुश्किल होता है, इसलिए एक तरह के अशुद्ध वर्णपट पर हमेशा देखा जाता है। किस वर्णपट पर बाबू? अशुद्ध वर्णपट पर। इसलिए अगर कोई क्वेश्चन पूछ देता है वर्णपट किसे कहेंगे, तो याद रखिएगा, जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो प्रिज्म जो होता है ना सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ देता है। इन टूटे हुए 7 रंगों को प्रिज्म के जस्ट पीछे एक पर्दे पर उतारा जाता है, तो जिस पर्दे पर इन 7 रंगों को उतारा जाता है उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। कैसे बोलेंगे? स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का हो जाता है, जिसको शुद्ध स्पेक्ट्रम यानी प्योर स्पेक्ट्रम, दूसरा इम्प्योर स्पेक्ट्रम बोलेंगे। शुद्ध वर्णपट और दूसरा अशुद्ध वर्णपट कहेंगे। तो एक ऐसा वर्णपट जिस पर पड़ने वाले सारे के सारे प्रकाश की किरणों को या रंगों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, उसको शुद्ध वर्णपट कहा जाता है। एक ऐसा वर्णपट जिस पर पड़ने वाली सारे प्रकाश की किरणें जो होती है वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, वह धुंधला नजर आती है, तो हम इम्प्योर स्पेक्ट्रम यानी अशुद्ध वर्णपट कहते हैं। समझ में आ गया होगा? ठीक है, ध्यान दीजिएगा बाबू। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन। अच्छा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्यों होता है? वर्ण विक्षेपण मतलब प्रकाश की किरणें जैसे प्रिज्म में गई वो टूट के हो जाती है। आप जानते हैं अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल कौन सी होती है? अलग अलग होती है। आप जानते हैं कि जिस जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, जिस जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी और जिस जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी, तो प्रकाश की चाल बढ़ जाने से आप लोग जानते हैं वो कम विचलित होता है। विचलित कम होता है, विचलित मतलब फैलना। आप जानते हैं कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल कौन सी होती है? अलग अलग होती है। जैसे ट्रिक भी बताए थे, का पानी, याद है? का पानी, का मतलब बाबू कांच, का मतलब कांच, पा मतलब पानी, बताइए नी मतलब निर्वात। इसका एक ट्रिक भी बताए थे हम लोग। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पानी में 2.5 × 10⁸, ठीक है। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग जस्ट पीछे पढ़े हैं, हम लोग कौन से पढ़े थे? एक ट्रिक बताए थे आप लोग को, का पानी, तो का मतलब कांच, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। का पानी, पा मतलब
पानी। पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आप देख रहे हैं अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है? अलग अलग है। इसलिए जैसे ही प्रकाश की किरणें जैसे ही पृथ्वी में पहुंचती है, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग है। हवा से प्रकाश की किरणें जा रही है, विरल माध्यम से जल करके सघन माध्यम में जा रही है। इसीलिए यहाँ पर तरंग दैर्घ्य अलग अलग होने के चलते ये सारी घटनाएं देखने को मिलता है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल अलग अलग होता है। अलग अलग तरंग दैर्घ्य होने के चलते प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, याद रखिएगा। आप जानते हैं अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, इसलिए प्रकाश की किरणें जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम पहुंचते अविलंब की ओर मुड़ जाती है। यही कारण है कि प्रकाश की किरणें ना 7 रंगों में टूट जाती है, जिसको वर्ण विक्षेपण की घटना कहा जाता है। बाबू अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को अगर गौर से देखिए ना तो इसमें इसका हिंदी है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या नाम है बाबू? प्रकाश का प्रकीर्णन। इसमें जो प्रकीर्णन शब्द है ना, खूब बढ़िया से सीखने जिंदगी याद रहेगा। वर्ण माने रंग, विक्षेपण मतलब टूटना, रंगों का टूट जाना। रंग कब टूटता है? जब रंगों को या सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म में होकर गुजर रहता है, पता है ना? ठीक है, अच्छा ये क्या नाम बाबू? प्रकाश का प्रकीर्णन। का प्रकाश माने लाइट, अब प्रकीर्णन का मतलब होता है छितराना। प्रकीर्णन मतलब छितराना, याद रखिएगा। प्रकीर्णन मतलब छितरा जाना, पसर जाना, फैल जाना। तो एक बड़ा बढ़िया वर्ड है एनसीईआरटी का है जिसका नाम है छितराना, याद रखिएगा। एनसीईआरटी बुक जब इसको छितराना लिख दिया तो हम लोग कैसा शर्म, तो इसलिए एक बोलेंगे कौन सी? प्रकाश का प्रकीर्णन, नहीं प्रकाश का छितरा। प्रकाश कब छितराता है आइए देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू। ये देखिएगा, ये हम लोग का प्यारा सा दुलारा सा, प्यारी सी दुलारी सी पृथ्वी माँ, धरती माँ, ये हो गए। ठीक है, देखिए यहाँ ये अर्थ हो गई। आप जानते हैं पृथ्वी के 5 गो वायुमंडल होता है। कौन बाबू? 5 गो। ये सारा पृथ्वी के वायुमंडल है। और आप लोग ये भी जानते हैं सर जी, पृथ्वी के वायुमंडल में धूल कण, मिट्टी के कण, गैस के बुलबुले, पानी के बुलबुले, बालू, पाखी, पेड़ पौधे की सड़ी गड़ी पत्तियां, सारा यही में उड़ रहा है। उड़ रहा है ना बाबू? सारा यही में उड़ रहा है। वायुमंडल में धुआं जितना कचरा तचरा सारा ऊपर जाकर के उड़ रहा है। और जैसे ही सूर्य से प्रकाश की किरणें आती है, ये रहा हम लोग का प्यारा सा दुलारा सा सूर्य, ये हो गया सूर्य। जैसे ही प्रकाश की किरणें बाबू, जैसे ही प्रकाश की किरणें इस वायुमंडल में पहुंचती है तो आप जानते हैं वायुमंडल में धूल कण, मिट्टी के कण उपस्थित है। एक में तरह तरह के पानी के बुलबुले भी उपस्थित है, इसमें तरह तरह के गैस के बुलबुले भी उपस्थित है। जैसे ही प्रकाश की किरणें इन पानी की बूंदों पर पड़ती है, जैसे ही धूल कण, मिट्टी कण यानी वायुमंडल के कणों पर पड़ती है, तो ये जो पार्टिकल होते हैं ना, ये प्रकाश की किरणों को कैसे कर देते हैं? छितरा देते हैं। चारों इधर करके जैसे टकराएगा ना, ये प्रकाश की किरणों को कैसे करते हैं बाबू? छितरा देते हैं। ऐसे इमेजिंग करिए, महसूस करिए, ये प्रकाश की किरणों को छितरा देते हैं। ये प्रकाश की किरणों को छितरा देते हैं ऐसे। इनमें एक गुण पाया जाता है कि जैसे ही प्रकाश की किरणें सूर्य से निकल करके पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है, तब पृथ्वी के वायुमंडल में जो ये धूल कण, मिट्टी के कण होते हैं, ये प्रकाश की किरणों को कर देते हैं बाबू? छितरा देते हैं। तब प्रकाश की किरणों को छितराने की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। कौन बोलते हैं बाबू? प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन मतलब छितरा जाना है। तो ऐसे लिखिएगा, जब सूर्य से प्रकाश की किरणें, ये सूर्य हो गया, ठीक, इमेजिंग करिए, महसूस करिए, ये सूर्य हो गया। जैसे ही सूर्य से प्रकाश की किरणें निकल करके पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है, तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में तरह तरह के धूल कण, मिट्टी कण, गैस के बुलबुले, पानी के बुलबुले पाए जाते हैं। जब इन पार्टिकलों से, कणों से सूर्य का प्रकाश से पड़ता है, ये भिन्न भिन्न दिशाओं में छितरा जाता है। तो सूर्य के प्रकाश का इन कणों से टकराकर भिन्न भिन्न दिशाओं में छितरा जाने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। कैसे बोलते हैं बाबू? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन का मतलब होता है छितरा जाना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो पार्टिकल होते हैं ना, ये देखिएगा, ये गैस के बुलबुले भी हैं, एक में धूल कण, मिट्टी के भी कण है, एक में पानी के भी बुलबुले हैं। ये प्रिज्म के जैसा काम करने लगते हैं। किसके जैसा? प्रिज्म के जैसा काम करने लगते हैं। और प्रिज्म क्या करता था? प्रकाश की किरणों को तोड़ देता था और बताइए एक पीछे आप पर्दा लगा देते थे तो 7 रंगों को दर्शा दिया जाता था। अंतरिक्ष में कौन सा पर्दा है बाबू? कोई पर्दा नहीं है।
हमारी पृथ्वी वायुमंडल में कोई पर्दा नहीं है, इसलिए प्रकाश की किरणें पड़ती है पूरा और पहुंची होती है, छितरा जाती है। अगर ये जैसे ही छितराती है, जस्ट पीछे में एक स्पेक्ट्रम रख देते तो स्पेक्ट्रम पर 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त हो जाती है। समझ में आ रहा है? लेकिन एक पीछे हम कोई भी स्पेक्ट्रम लगाते हैं नहीं, और कौन जाएगा अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में भाई, जहां जहां पर्दा लगाने वहां पर खूंटा करने वाला जगह है, वहां पर जाकर स्पेक्ट्रम कर दीजिएगा नहीं। इसलिए वो प्रकाश की किरणें ब्रह्मांड में पहुंची होती है बाबू, तो हो जाती है, छितरा जाती है। तो इस घटना को कौन बोलते हैं हम लोग? प्रकाश का प्रकिरण। तो परिभाषा बोर्ड में खूब आता है, प्रकाश का प्रकिरण से आप क्या समझते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू। तो ऐसे लिखिएगा, जब सूर्य से प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है, तो हम लोग जानते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में तरह तरह के धूल कण, मिट्टी कण, गैस के बुलबुले, पानी के बुलबुले उपलब्ध होते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश इस कणों से टकराता है, तो टकराने के बाद भिन्न भिन्न दिशाओं में छितरा जाता है। तब प्रकाश का इन कोणों से टकराकर भिन्न भिन्न दिशा में छितराने की घटना को प्रकाश का प्रकिरण कहा जाता है। अब देखिएगा, कौना का प्रकिरण ज्यादा होगा, कौना का प्रकिरण कम होगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में 7 गो रंग है। कौ रंग है बाबू? 7 गो। तो कौना का प्रकिरण ज्यादा, कौन ज्यादा छितराएगा, कौन कम छितराएगा, कौन टकरा करके छितराने के बाद कौन स्पीड में दूर भागेगा, कौन धीरे धीरे भागेगा, इसको लेकर के सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रेले, उसने एक लॉ देता है, एक नियम देता है, जिसको हम रेले का नियम कहते हैं। कौन बोलते हैं? रेले का नियम। तो रेले का नियम किस पर काम करता है? प्रकाश के बड़ विक्षेपण पर, आकि प्रकाश के प्रकिरण पर? तो प्रकाश के प्रकिरण पर। जैसे ही सूर्य से प्रकाश की किरणें आकर के पृथ्वी वायुमंडल में पहुंचेगी, तो उसमें धूल कण, मिट्टी कण से टकरा के चारों ओर छितरा जाएगी। कौन कितना छितराता है, किसका तरंगदैर्घ्य कितना ज्यादा होता है, कौन कम छितराता है, कौन ज्यादा छितराता है, इसको लेकर के रेले ने एक नियम बनाया, जिसको रेले का नियम कहा जाता है। किसका नियम कहते हैं वो? रेले। रेले का नियम किससे संबंधित है? प्रकाश का प्रकिरण से। एक बड़ा बढ़िया चीज बताया था, ध्यान दीजिएगा, खूब बढ़िया चीज बताया था। क्या बोला था? ध्यान दीजिएगा, यहां से बोला था अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग। पहले इसके नियमों देख लीजिए, क्या बोला था? अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज डायरेक्टली रिवर्स टू 1 बाई वेवलेंथ, वेवलेंथ के पावर 4। मतलब ना समझ में आया? यहाँ पर यदि हम स्कैटरिंग, विक्षेपण की मात्रा, इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे सर? विक्षेपण की मात्रा। विक्षेपण की जो मात्रा होती है वह तरंग दैर्घ्य के चौथे घातांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये पता है कि जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा, उल्टा कर देना है, उल्टा है। देखिए, अगर तरंग दैर्घ्य ज्यादा तो कम छितराएगा, क्योंकि उल्टा है। असल में वो भी पता है बहुत कम छितराएगा। देखिए, लेमडा के पावर 4 है, लेमडा के पावर 4, मतलब कि ना समझ में आया? अगर मान लेते हैं, माना, वैसे आप लोग जानते हैं लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वह 700 से 750 नैनोमीटर करीब होता है। अगर मान लेते हैं, इमेजिन कर लीजिए, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है, माना, आप जानते हैं कितना होता है, लेकिन हम लोग इसी प्रेम पर चलते हैं, 2 होता है। तो अगर विक्षेपण की जो मात्रा होती है ना, 1/2 के पावर 4 कर देते हैं, तो 1/2 का पावर जब 4 करिएगा तो 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 16। अब बताइए ना, एक और तरंगदैर्घ्य 2 था, छितराया कितना? 1/16 भाग। कितना छितरा बाबू? 1/16 भाग। 1/16 16 भाग का मतलब होता है, यदि 1 में 16 भाग दीजिएगा तो 0.0 कुछ 96 के करीब आ जाएगा। मतलब कि 0 पॉइंट आ गया। माने जावना का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा वो कम छितराएगा, और जावना का तरंगदैर्घ्य सबसे कम वो सबसे ज्यादा छितराएगा। उल्टा कर दीजिए, विक्षेपण की मात्रा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चौथे घातांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे रेले का नियम कहा जाता है। फिर से बराबर समझिएगा, जैसे ही सूर्य का प्रकाश होता है पृथ्वी को वायुमंडल में पहुंचता है, तो पृथ्वी को वायुमंडल में तरह तरह के धूल कण, मिट्टी के कण से टकरा करके, गैस के बुलबुले, पानी के बुलबुले से टकरा करके भिन्न भिन्न दिशाओं में छितरा जाता है। तो वह कौन ज्यादा छितराता है, कौन कम छितराता है, इसको लेकर के रेले ने एक नियम बनाया, जिसको रेले का नियम कहा जाता है। इसने एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि विक्षेपण की जो मात्रा होती है वह तरंग दैर्घ्य के चौथे घातांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका मतलब यह है कि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा वह कम छितराएगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा वह ज्यादा छितराएगा। तो एक्सपेरिमेंटली सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो लाल रंग का। तो इसीलिए याद रखिए बाबू, लाल रंग ऊपर है या बैगनी रंग नीचे है, इसीलिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका छितराना सबसे कम होगा। ये देखिए, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है वेवलेंथ।
ये सबसे ज्यादा है, तो स्कैटरिंग एक और सबसे कम होगा। अच्छा, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम है, इसीलिए एक और स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगा। याद रहेगा, यह बात सबसे पहले किसने बताया था? रेले ने, जिसे रेले का नियम कहा जाता है। किसका नियम कहा जाता है? रेले का नियम। अगर हमसे क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में रेले के नियम से आप क्या समझते हैं, तो याद रखिएगा, आप ऐसे बनाइएगा कि विक्षेपण की मात्रा प्रकाश के तरंग दायरे के चौथे घातांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे रेले का नियम कहा जाता है। अर्थात जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है उसका विक्षेपण या उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है, और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही ज्यादा होता है। यह बात रेले ने बताया था, जिसे रेले का नियम कहा जाता है। याद रहेगा। अब तो किस रंग का, कौन सा रंग सबसे ज्यादा छितराएगा? बैगनी। कौन सा रंग सबसे ज्यादा छितराएगा? बैगनी। और सबसे कम कौन सा रंग छितराता है? लाल। याद रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दीजिएगा कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल। प्रकीर्णन मतलब छितराना। और किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? अरे, हम पूछे किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? लाल। और किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैगनी। और किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल। और किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? बैगनी। भटकना नहीं है, जौना का तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसका प्रकीर्णन कम, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम और उसका प्रकीर्णन ज्यादा। इसलिए याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। इसको क्या पढ़ते हैं? रेले का नियम। रेले का नियम अगर शॉर्टकट में याद रखना हो तो याद रखिएगा व्युत्क्रमानुपाती 1/λ के पावर 4। रट्टा मार लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा। रेले का अगर शॉर्टकट याद रखना होगा, आप जानते हैं यहाँ पर लेमडा जो होता है ना, यह वेवलेंथ है। वेवलेंथ को आप लोग फर्स्ट ईयर से पढ़ते रह करके तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, और तरंगदैर्घ्य को हम लेमडा से सिद्ध करते हैं। और तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है तरंग के द्वारा तय की गई दूरी, इसलिए एक मात्रक मीटर हो जाता है। क्या होता है बाबू? मीटर। तरंगदैर्घ्य की मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। याद रहेगा। एक बार और बोल देते हैं, रेले का नियम किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, विक्षेपण की मात्रा प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के चौथे घातांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे रेले का नियम कहा जाता है। अर्थात जिस रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है, और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है, जिसे रेले का नियम कहा जाता है। याद रखिएगा बाबू। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखिएगा, इसका नाम है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या पढ़ने जा रहे हैं बाबू? वायुमंडलीय अपवर्तन। थोड़ा सा हम लोग चलते हैं प्रकाश का अपवर्तन पर, हम लोग थोड़ा एक्सपेरिमेंट हम लोग याद कर लेते हैं। जिससे देखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन में आप लोग क्या करते थे? आप एक अंतरापृष्ठ ले लेते थे। अंतरापृष्ठ मतलब जो विरल माध्यम और सघन माध्यम को अलग करे। मान लीजिए कि ये पूरा पानी है, अब पानी है और सूर्य के प्रकाश की किरणों को जैसे ही आप लोग इसमें गुजारते थे तो सूर्य के प्रकाश को सीधा चला जाना चाहिए था, लेकिन आप लोग जानते हैं माध्यम बदल जाने से सूर्य का प्रकाश से सीधा नहीं जाता है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। इसीलिए प्रकाश की किरणें जो होती है ना, वो मुड़ जाती है। किधर? अविलंब की ओर मुड़ जाती है। बाबू, जैसे ही अविलंब की ओर मुड़ जाती है और फिर से ये विरल माध्यम निकलती है तो अविलंब काफी दूर भाग जाती है। फिर से यहाँ पर हम एक अविलंब डाल देंगे, ये हो गया एन, ये हो गया एन डैश। तो अपवर्तन का मतलब क्या होता है? तो अपवर्तन का मतलब हम बहुत ज्यादा सिखाए थे पिछले लेक्चर में। अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश को अपने रास्ते से भटक जाना, विचलित हो जाना। हमको जाना है पूर्व वतन से, भटक करके कहाँ चले गए? पश्चिम चले गए, उत्तर चले गए। तो इसलिए याद रखिएगा, प्रकाश जिस रास्ते से होकर के जाता है उस रास्ते से ना होकर के अपना रास्ता थोड़ा भटक जाता है, विचलित हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अगर यही अपवर्तन की घटना वायुमंडल में होता है तो इसको वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। मतलब कि नहीं समझ में आया? थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा सर। ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए ये सूर्य है, इमेजिन करिए सन है। ये मान लीजिए सर जी हमारी प्यारी सी दुलारी सी पृथ्वी हो गई, ठीक है। जैसे ही पृथ्वी को वायुमंडल हो गया, ठीक है, ये जैसे ही प्रकाश की किरणें एक वायुमंडल में पहुंचेगा तो आप लोग जानते हैं इसके वायुमंडल में तरह तरह के धूलकण, मिट्टी के कण उपलब्ध है, ठीक है। इसमें जो पानी के बुलबुले होते हैं ना, वो पूरा तरह से पारदर्शी होते हैं, क्योंकि वो प्रिज्म के जैसा व्यवहार करते हैं। इसमें जो हवा का बुलबुला है, जो एक में गैस के बुलबुले हैं, पानी के बुलबुला, गैस के बुलबुला, हवा का बुलबुला, ये जितने भी बुलबुले ये पूरा तरह से प्रिज्म के जैसा काम करते हैं। इसलिए जैसे ही प्रकाश की किरणें एक पड़ती ना, तो ये प्रकाश की किरणों को छितरा देते हैं, जिसको हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये देखिएगा बाबू, एकरा में जो धूल कण है, मिट्टी के जो कण होते हैं, और मान लीजिए पूरा हवा माध्यम हो गया। अब एकरा बस देखिए पूरा अपारदर्शी, मतलब एक ऐसे पार्टिकल के जैसा व्यवहार करे जिसके चलते माध्यम बदल गया। मतलब ये विरल माध्यम हो गया, ये सघन माध्यम हो गया, ये कांच के जैसा, प्रिज्म के जैसा व्यवहार करने लगता है। इसीलिए प्रकाश की किरणें जब इसमें पड़ती है तो
तो ये एक रात जाना चाहिए सीधा, लेकिन ये सीधा ना जा करके ये अपवर्तित होकर के धरती पर आ जाती है। कहाँ बाबू? धरती पर, धरती पर आ जाती है। इसको चला जाए, जैसे प्रकाश की किरणें जा रही है इधर, प्रकाश की किरणें जा रही है इधर, इधर प्रकाश की किरणें जा रही है, ये किसी धूल कण मिट्टी के कण से टकरा गई और टकराने के बाद से विचलित होकर कहाँ आ गई? धरती पर आ गई। ये प्रकाश की किरणें यहाँ पर गई, अब विचलित होकर कहाँ पर आ गई? धरती पर। विचलित होकर कहाँ पर आ गई? धरती पर। तो जब यह अपवर्तन की घटना हमारी वायुमंडल में होता है तो ऐसे अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। और वायुमंडलीय अपवर्तन क्यों होता है? इसका मेन जिम्मेवार है हमारे पृथ्वी का वायुमंडल। कौन जिम्मेवार है बाबू? पृथ्वी का वायुमंडल। ना पृथ्वी का वायुमंडल होता, न वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना देखने को मिलता, ना वर्ण विक्षेपण को देखने की घटना मिलता, ना तो प्रकाश का प्रकीर्णन देखने को मिलता। याद रहेगा, ठीक है। ये सारा किसका देन है? पृथ्वी का वायुमंडल का देन है। तो एक बार कोई पूछ देगा वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, अपवर्तन का मतलब क्या होता है? जब प्रकाश होता है एक माध्यम से चल करके किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाता है। तो प्रकाश को अपने रास्ते से विचलित हो जाने की घटना को हम लोग अपवर्तन बोलते थे। यदि यही अपवर्तन वायुमंडल में होता है, पृथ्वी के वायुमंडल में होता है, तो इसको वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। सजा के लिखना हो तो ऐसे लिखिएगा, जब सूर्य से प्रकाश की किरण निकल करके पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में तरह तरह के धूल कण, मिट्टी के कण, गैस के बुलबुले उपलब्ध होते हैं। ये जो सारे धूल कण, मिट्टी कण, गैस के बुलबुले ये प्रिज्म के जैसा व्यवहार करते हैं। इसीलिए सूर्य से प्रकाश की जो किरणें पड़ती है यह अपवर्तित होकर के डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ जाती है। तो वह अपवर्तन जो वायुमंडल में होता है उसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। बाबू, वायुमंडलीय अपवर्तन के चलते ही सूर्य का प्रकाश होता है वो धरती पर पड़ता है। न तो पता है अगर वायुमंडल हम लोग का नहीं होता तो यहाँ पर जैसे ही सूर्य का प्रकाश निकलता ना, जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य हो गया, ये मान लीजिए सूर्य हो गया बाबू, ये हम लोग का प्यारी से दुलारी से पृथ्वी हो गई। अगर पृथ्वी के पास वायुमंडल नहीं होता तो सूर्य के प्रकाश की किरण ऐसे ही निकल करके आगे बढ़ जाती, वह पड़ती ही नहीं। किस पर? वह पृथ्वी पर पड़ती ही नहीं, जिसके चलते बाबू पृथ्वी पर पूरा का पूरा अंधेरा हो जाता और धरती पर ना उजाला नाम का कोई चीज नहीं रहता। तो वायुमंडलीय अपवर्तन ही है जिसके चलते धरती पर क्या है? उजाला है, या लाइट है, या प्रकाश है, या यहाँ पर जीवन है। अगर ये नहीं रहता, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी के पास वायुमंडल है। कौन है? वायुमंडल। अब वायुमंडल है तभी क्या हो रहा है? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना कहाँ होती है? पृथ्वी के वायुमंडल में। अब वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना कौन कराता है? तो पृथ्वी को वायुमंडल में उपस्थित धूल कण, मिट्टी कण, गैस के बुलबुले, पानी के बुलबुले। याद रहेगा, ठीक है। ये ऐसे ही प्रकाश की किरणें पृथ्वी से होकर के आर पार हो जाती, माने आर पार होने का मतलब होता है कि इससे हो करके गुजर जाती, पृथ्वी पर प्रकाश की किरणें कभी भी नहीं पड़ती, जिसके चलते पूरा पृथ्वी अंधेरा हो जाता है। जैसे कि अंतरिक्ष में सारे ग्रह, उपग्रह, तारे क्या है? अंधेरे ही है। याद रहेगा, ठीक है। तो हम लोग धरती पर वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, इसलिए हमारा धरती पूरा क्या है? उजली है। उजली का मतलब हम लोग को यहाँ पर लाइट मिल जाता है। याद रहेगा बाबू, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। जब सूर्य से प्रकाश की किरणें निकल करके पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती हैं तो यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के धूल कण, मिट्टी के कण, गैस के बुलबुले, पानी के बुलबुले उपलब्ध होते हैं। इन सारे कणों से टकरा करके प्रकाश की कुछ किरणें, सबना, प्रकाश की कुछ किरणें अपवर्तित होकर के पृथ्वी पर पड़ती है। तो यह घटना चूंकि वायुमंडल में होता है, इसलिए इस अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है। याद रखिएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन पृथ्वी को वायुमंडल में उपस्थित धूल कण, मिट्टी कण, गैस के बुलबुले, पानी के बुलबुले के चलते होता है। याद रखिएगा, जहां पर वायुमंडल नहीं है वहां पर वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं होता है। याद रहेगा। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब हम लोग पृथ्वी पर अपवर्तन की क्रिया को करते हैं तो हम प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे, लेकिन यही अपवर्तन की घटना जब हमारे वायुमंडल में होता है तो उसको वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। याद रहेगा बाबू। अब आइए थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, इसका नाम है डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड प्लेनेट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान दीजिए, खूब बढ़िया से सुनिएगा। आज से 20,000 करोड़ वर्ष पहले की कहानी है, जो आप लोग को पहले से भी बता दिए हैं। जिस थ्योरी का नाम रखा गया था बिग बैंग थ्योरी। इसका नाम क्या था सर? बिग बैंग थ्योरी। याद रखिएगा, इसका नाम था बिग बैंग थ्योरी। अमेरिका के दो साइंटिस्ट है जिसका नाम था लैबे एंड लेमैत्र।
ये दो साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट करके ये बताया था कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना है। इस थ्योरी के अनुसार ये पता चला कि आज से लगभग 20 करोड़ हजार वर्ष पहले की बात है, याद रखिएगा। एक छोटा सा कॉस्मिक पदार्थ हुआ करता था। कॉस्मिक मतलब होता है एक छोटा सा धूलकण, मिट्टी के कण हुआ करता था। इसमें अचानक कोई वायुमंडलीय घटनाएं हुई, प्राकृतिक घटनाएं हुई। एकरा में प्राकृतिक घटनाएं हुई, कोई लाइट एकरा में आया, टकराया, जिसके चलते ना एकरा से बहुत सारे पार्टिकल छितरा गए। पार्टिकल छितरा गए ना, इसमें इतना भयंकर मात्रा में, जोर से टक्कर मारा था, जिसके चलते पूरा छितरा करके अलग अलग जगहों पर छितरा गए। ये सारा इतना भयंकर मात्रा में टकराव हुआ था, जिसके चलते एकरा में आग पकड़ लिया। ये आग बहुत भारी मात्रा में पकड़ लिया बाबू, जिसके चलते अभी तक जलता रह गया। जो अभी तक जलता आ रहा है वह तारा कहलाया। कौन कहलाया बाबू? तारा। जो समय के अनुसार वह आग बुझ गई, वह ठंडी हो गई, अभी ओकरा में आग वो नहीं लगा है, ओकरा के ग्रह कहा जाता है। कौन बोलते हैं बाबू? ग्रह। तो याद रखिएगा, जो ग्रह होता है अभी ठंडा हो चुका है, ओकरा में आग नहीं लगा है, लेकिन जो अभी भी आग में जलता ही रह रहा है, ओकरा का तारा कहा जाता है। कौन बोलते हैं बाबू? तारा। अगर हमसे बोर्ड में तारा और मान लेते हैं कि ग्रह में अंतर हम लोग से पूछ देता है, तो आप जानते हैं तारे जो होते हैं सबसे नजदीक हम लोग का जो तारा है उसका नाम है सूर्य। क्वेश्चन में बाबू सूर्य। हम लोग के सूर्य के बाद जो दूसरा तारा सबसे नजदीक है उसका नाम प्रोक्सिमा सेंचुरी है। क्या नाम है बाबू? प्रोक्सिमा सेंचुरी। आप लोग जानते हैं क्या नाम था उसका? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अच्छा याद रखिएगा, हम लोग से सबसे नजदीक कोई तारा है वह 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। महसूस करिए, हमसे सबसे जो नजदीक है वो 14 करोड़ 96 लाख माने 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। दूर तो अनंत है, याद रहेगा। ठीक है, तो सबसे नजदीक वाला तारा हम लोग कौन है? सूर्य। और सबसे नजदीक वाला जो हम लोग का ग्रह है पृथ्वी का, वो आप लोग जानते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल वंगल सब कुछ ही है। तो याद रखिएगा, जो तारे होते हैं वो हमसे अरबों खरबों अनंत दूरी पर होते हैं, लेकिन ग्रह हमसे काफी नजदीक होते हैं। याद रहेगा, जो तारे होते हैं वो अभी भी आग में जल रहे हैं, लेकिन ग्रह अभी भी आग में नहीं जल रहे हैं। तारों के पास जो होता है ना, याद रखिए, आपका उसका खुद का प्रकाश होता है। किसी भी ग्रह के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो बाबू, अगर हमको तारे और ग्रह में अंतर लिखने के लिए कह दिया जाए तो कुछ अंतर आप ऐसे लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक और आपको लिखना है तारा। क्या लिखना है बाबू? तारा। और एक और क्या लिखना है आपको? ग्रह लिखना है। याद रखिएगा, तारा है और कौन सी लिखना है? ग्रह। याद रखिएगा, लिखिएगा कि तारा में और ग्रह में अंतर लिखना हो तो लिखिएगा तारे और ग्रह में निम्नलिखित अंतर है। याद रखिएगा, तारों के पास खुद का प्रकाश होता है, जबकि ग्रह के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। सेकंड देखिएगा, तारे ना हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं, जबकि ग्रह जो होते हैं हमसे नजदीकी पर होते हैं। तीसरा, तारा जो होता है ना, तारा यह आकार में बहुत बड़ा होता है, ग्रह आकार में छोटा होता है। आगे देखिएगा बाबू, तारे के पास तरह तरह की गैसें उपलब्ध होती हैं। एक में से गैसों का बवंडर निकलता रहता है। सारे गैसों की उत्पत्ति जो होता है लगभग तारों से ही होता है। गैस से ग्रह से किसी भी गैस की उत्पत्ति नहीं होती है। याद रखिएगा। आगे देखिए, पांचों में देखिएगा, तारा जो होता है ना बाबू, इसको इंग्लिश में स्टार बोलते हैं और ग्रह को इंग्लिश में प्लेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेनेट। आगे देख लीजिएगा, हमारा सबसे नजदीकी जो तारा है ना वह सूर्य है, और हमसे सबसे नजदीकी जो ग्रह है उसका एक ट्रिक बताए थे, बीएसपी में बसाओ। याद है आप लोगों को? बीएसपी में बसाओ याद होगा आप लोगों को, पहले का लेक्चर में बता दिए थे बीएसपी में बसाओ। बीएसपी में पी मतलब होता है पृथ्वी, है पृथ्वी की नदी कौन सा ग्रह है? मंगल। अग्रह नदी कौन है? शुक्र। मंगल और शुक्र ग्रह हमारे सबसे नजदीकी ग्रह है, जबकि हमसे सबसे नजदीकी जो तारा है वह क्या है बाबू? सूर्य है। याद रहेगा, तो ये सारे ग्रह और तारे में क्या हो गए बाबू? अंतर हो गए। 2 नंबर में पूछता है, 5-6 को लिख लीजिएगा, काम बन जाएगा। याद रहेगा, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा, तारों के पास अपना खुद का प्रकाश होता ही बोल दिए हैं ना, बोले हैं? ठीक है। अच्छा, तारा और ग्रह में अगर एक और अंतर देखने को अगर बोल दिया जाए तो देखिएगा, तारे जो होते हैं ना बाबू, तारे इनकी संख्या ग्रह से ज्यादा है। तारों की संख्या ग्रह से कौन सी है? ज्यादा है। तारे चमकीले होते हैं लेकिन ग्रह चमकीले नहीं होते हैं। याद रखिएगा, एक तारे में अरबों खरबों अनंत ग्रह समा सकता है, लेकिन एक ग्रह में एक भी तारा नहीं समा सकता है। याद रखिएगा, ये सारे क्या हो गए?
तारे और ग्रह में अंतर हो गए, याद रहेगा, ठीक है। अगर एक झलक पूरा डिफिनेशन बोला हुआ तो देख लीजिएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहिएगा, तो लिखिएगा जैसे ही सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर के गुजारा जाता है, तब प्रिज्म ना सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ देता है। तब प्रिज्म के द्वारा प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ऐसा भिन्न भिन्न माध्यम में तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होने के चलते होता है। आगे देखिए वर्णपट किसे कहा जाएगा, तो जैसे ही सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजरा जाता है, तब प्रिज्म ना प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में तोड़ देता है। इन टूटे हुए 7 रंगों को जैसे ही प्रिज्म के जस्ट पीछे का पर्दा पर उतारा जाता है, तो जिस पर्दा पर इन 7 रंगों को उतारा जाता है उसको वर्णपट, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। आगे याद रखिएगा बाबू, वर्णपट या स्पेक्ट्रम जो होता है ना वो 2 प्रकार का होता है, जिसको शुद्ध वर्णपट है वो मुझे बोलते हैं, और शुद्ध वर्णपट कहते हैं। शुद्ध वर्णपट किसे कहिएगा, तो जिस वर्णपट पर पड़े हुए सारे रंगों को स्पष्ट रूप से साफ साफ देखा जा सकता है, पहचाना उसको जा सकता है, उसको शुद्ध वर्णपट कहा जाता है। तथा एक ऐसा वर्णपट जिस पर पड़े हुए सारे रंगों को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, नहीं पहचाना जा सकता है, उसको अशुद्ध वर्णपट कहा जाता है। ऐसा एक्सपेरिमेंटली है कि शुद्ध जो वर्णपट होता है इस पर 3 गो रंगों को खूब साफ साफ देखा जा सकता है, बाकी जो रंग होते हैं ना उतना साफ साफ नहीं दिखाई देते हैं, जिसका नाम क्या है, ग्रीन, रेड, ब्लू है। बाबू अगर हमसे पूछा जाए कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहा जाएगा, तो याद रखिएगा, ऐसे लिखिएगा, जब सूर्य से प्रकाश की किरणें पृथ्वी को वायुमंडल में पहुंचती है तो हम जानते हैं कि पृथ्वी को वायुमंडल में धूल कण, मिट्टी कण, गैस के बुलबुले, पानी के बुलबुले उपलब्ध हैं। जैसे ही धूल कण, मिट्टी कण, गैस के बुलबुले, पानी के बुलबुलों से सूर्य का प्रकाश टकराता है तो चारों दिशाओं में छितरा जाता है। तो प्रकाश का धूल कण, मिट्टी कण, गैस के बुलबुलों से टकरा करके भिन्न भिन्न दिशाओं में छितरा जाने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। क्या कहता है बाबू, प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडल में जो भी धूल कण, मिट्टी कण, गैस के बुलबुले, पानी के बुलबुले पाए जाते हैं वह प्रिज्म के जैसा काम करते हैं। किसके जैसा, अब प्रिज्म जो होता है प्रकाश की किरणों को तोड़ने और जोड़ने का काम करता है। यह न्यूटन बहुत पहले बता दिया था। इसलिए जैसे ही इन कणों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो टकरा कर चारों को छितरा देता है, छितरा देता है, जिसके चलते प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना देखने को मिलता है। बाबू रेले का नियम किसे कहा जाता है, तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को वायुमंडल में पहुंचता है तो धूल कण, मिट्टी के कण से टकरा कर चारों छितरा जाता है। कौन ज्यादा छितराता है, कौन कम छितराता है, इसको लेकर के एक लैब में एक्सपेरिमेंट करके फॉर्मूला ड्रॉ किया, एक नियम दिया रेले ने, जिसको रेले का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार विक्षेपण की जो मात्रा होती है ना, छितराने की जो ये मात्रा है, ये विक्षेपण की मात्रा होती है, वह प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चौथे घातांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जिसको रेले का नियम कहा जाता है। अर्थात जिस रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है, और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही ज्यादा होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है इसलिए यह कम छितराता है। अब बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है इसलिए ये सबसे ज्यादा छितराता है। इस बात को सबसे पहले रेले ने बताया था, जिसे रेले का नियम कहा जाता है। आइए देखिएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहा जाएगा, तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को वायुमंडल में पड़ता है तो पृथ्वी का जो वायुमंडल एक में धूल कण, मिट्टी कण, गैस के बुलबुले, पानी के बुलबुले इत्यादि उपलब्ध है। इन सारे कणों से जब वो टकराता है ना तो कुछ कुछ प्रकाश की किरणें इन कणों से टकरा करके अपवर्तित हो जाती है और अपवर्तित होकर को डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ जाती है। तो जो घटना पृथ्वी को वायुमंडल में होता है उसको वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। बाबू वायुमंडलीय अपवर्तन पृथ्वी वायुमंडल के चलते होता है, जिसके चलते पूरा धरती पर जो होता है जीवन है, मतलब यहाँ पर लाइट है, मतलब यहाँ पर उजाला है। अगर वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना नहीं होता तब पृथ्वी पूरा अंधेरी होती। आगे तारे और ग्रह में क्या अंतर है, तो तारे और ग्रह में निम्न अंतर है। तारे के पास अपना खुद का प्रकाश होता है, ग्रह के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। तारे का आकार बड़ा होता है, ग्रह का आकार बहुत छोटा होता है। तारा जो होता है हमसे बहुत अनंत दूरी पर होता है, बहुत अरबों खरबों किलोमीटर की दूरी पर होता है। ग्रह हमसे बहुत कम दूरी पर होते हैं। याद रखिएगा, तारा को इंग्लिश में स्टार बोलते हैं, ग्रह को इंग्लिश में प्लेनेट बोलते हैं। तारे अभी भी आग में जल रहे हैं, ग्रह अभी भी, ग्रह जो होते हैं वो पूरा तरह से ठंडे हो चुके हैं। तारा जो होता है बाबू यह गैसों का एक विशाल भंडारा होता है, ग्रह के पास अपना खुद का कोई भी गैस नहीं होता है। याद रखिएगा, ये सारे क्या हो गए, तारे और ग्रह में अंदर हो गए। याद रखिएगा, ठीक है। आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए और बने रहिए, वेट करिए वीडियो का।